हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल डियर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम हमारा जो चैप्टर था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस सेशन में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को लेके आए हैं। इस चैप्टर में क्या होगा यानी कि मानव जनन, कहीं ना कहीं बात आने वाली है नर जनन तंत्र की और कहीं ना कहीं बात आने वाली है मादा जनन तंत्र की। यानी कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र ये क्या है, मानव जनन है। तो इसमें हम बिल्कुल बारीकी से की पॉइंट के साथ में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम समझते जाएंगे तथा नोट्स के साथ में ऐड करते जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। तब तक के लिए मैंने आपको कम समय में यानी कि मैं आपको पहले ही यहाँ पे नाम ऐड कर दिया हूँ, टॉपिक का नाम डाल दिया हूँ कि कम समय में आपको अधिक जानकारी दे सके। और साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे इस सेशन में ही। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके पढ़िए और मस्त होके पढ़िए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े उल्लास के साथ में, बड़े उमंग के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में आप इसको पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों बिना कुछ देरी किए हुए हमारे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मानव जनन की बात करने वाले हैं। तो मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाला जरायुज प्राणी होता है। मनुष्य लैंगिक जनन करने वाला, लैंगिक प्रजनन मतलब जिसमें नर एवं मादा दोनों दो दो जो बोल सकते हैं हम, नर एवं मादा दो जनक भाग मिलकर के जो नई संतति उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो मनुष्य लैंगिक जनन करने वाला जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी क्या होता है कि गर्भ से उत्पन्न हुआ, गर्भ से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, जरायुज प्राणी कहते हैं। मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। हम इसको की पॉइंट के साथ में ऐड करते जाएंगे तथा समझते जाएंगे। मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाला, मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाला जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी है। मैंने आपको बताया जो जरायुज होता है वो क्या होता है कि गर्भ से उत्पन्न हुआ क्या कहलाता है, जरायुज प्राणी कहलाता है। इसमें क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब ये लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता मतलब हम बाह्य आकृति से बता सकते हैं कि ये नर है या मादा है। तो ये क्या है, लैंगिक द्विरूपता है। यानी कि बाह्य आकृति के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये नर है या मादा है। क्या हो गया, ये लैंगिक द्विरूपता हो गया। अर्थात नर एवं मादा दोनों को द्वितीय लैंगिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। नर एवं मादा को, नर एवं मादा को द्वितीय लैंगिक लक्षणों के आधार पर, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर नर एवं मादा को द्वितीय लैंगिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। आधार पर पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये मानव जनन का सामान्य इंट्रोडक्शन है। हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिक की। हमारा जो पहला जो जनन तंत्र आएगा इसकी बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र की। हम इसमें जो पहला जो जनन तंत्र आएगा उसकी बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र की। तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। पहला जो हमारा तंत्र आएगा वो आएगा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे।
बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। मानव के जनन तंत्र के समस्त भागों को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। मानव के इस जनन तंत्र के समस्त भागों को, मानव मतलब नर, नर के जनन तंत्र के समस्त भागों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा जो पहला जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, इसमें हमारा पहला बिंदु आएगा प्राथमिक जनन अंग। इसमें कौन सा आएगा, प्राथमिक जनन अंग। सर ये प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंग होता है नर में वर्षण क्या होते हैं, वर्षण। ठीक है, अगला जो हमारा बिंदु आएगा वो आएगा सहायक जनन अंग, बी, सहायक जनन अंग, यानी कि जनन में सहायक प्रदान करने वाले अंग, कहीं ना कहीं सहायक अंग होते हैं जनन में। तो वो कौन से होते हैं, तो उसमें आ जाएगा रेटेस्टिस। कौन सा आ जाएगा, रेटेस्टिस। ये क्या है, सहायक जनन अंग। दूसरा आ जाएगा एपिडीमाइमस। क्या जाएगा, एपिडीमाइमस। ठीक है, रेटेस्टिस, एपिडीमाइसिस, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, एक आ जाएगा शुक्रवाहिनी और एक आ जाएगा शुक्राशय। ये क्या है, सहायक जनन अंग है। ये क्या है, सहायक जनन अंग है। हमारा तीसरा बिंदु आएगा सहायक जनन ग्रंथियां। हमारा जो अगला बिंदु आएगा वो आएगा सहायक जनन ग्रंथियां। कौन सा आएगा, सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां यानी कि जनन में सहायता प्रदान करने वाली वो कौन सी ग्रंथि है, तो वो आ जाएगी प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरी हमारी ग्रंथि आ जाएगी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। पहली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरी आ जाएगी हमारे पास बल्बो यूरेथल, या इसको हम बोल सकते हैं काउप्रस ग्रंथि। इसको हम क्या बोल सकते हैं, काउप्रस ग्रंथि। हम इसको बोल सकते हैं काउप्रस ग्रंथि। ये क्या है, ये सहायक जनन ग्रंथियां हैं। हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। नर जनन तंत्र में जो 3 बिंदु होती हैं वो ये होते हैं। इन 3 नर जनन तंत्र को 3 बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें जो हमारा पहला बिंदु आता है, यानी कि 3 भागों में समझ सकते हैं आप। 3 भागों में जो पहला भाग आता है प्राथमिक जनन अंग, तो प्राथमिक जनन अंग को क्या हो गया, वर्षण, किसमें, नर में। दूसरा बिंदु या दूसरा भाग आता है सहायक जनन अंग, रेटेस्टिस, एपिडीमाइसिस, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय। ये क्या है, सहायक जनन अंग है। बात करते हैं लास्ट का बिंदु या तीसरा भाग, सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी होती हैं, एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जिसे हम क्या बोल सकते हैं सर, काउप्रस ग्रंथि बोल सकते हैं। इसमें हमारा जो प्राथमिक जनन अंग है वर्षण, इसके बारे में हम बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। अब बात करने वाले हैं प्राथमिक जनन अंग की, वर्षण की बात करने वाले हैं। आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल की पॉइंट के साथ में आपको बारीकी से समझाया है। आप जिस प्रकार से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगला जो हमारा आता है प्राथमिक जनन अंग यानी कि वर्षण, इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। अभी हमारे जो पहला जो बिंदु है नर जनन अंग का,
वो क्या है? वो क्या है? प्राथमिक जनन अंग। पहला क्या था हमारा? प्राथमिक प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग क्या था हमारा? वर्षण। क्या था? वर्षण। अब इस वर्षण की बात करने वाले हैं कि ये वर्षण होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? नर में। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो मनुष्य के श्रोणि क्षेत्र में, मनुष्य के श्रोणि क्षेत्र में एक जोड़ी वर्षण उदर गुहा के बाहर, मनुष्य के श्रोणि क्षेत्र में, मनुष्य के श्रोणि क्षेत्र में, कहाँ? उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर, जिसे हम बोल सकते हैं हमारा जो पेट होता है उसके बाहर, उदर गुहा के बाहर एक जोड़ी वर्षण, एक जोड़ी वर्षण उदर गुहा के बाहर, एक जोड़ी वर्षण, एक जोड़ी क्या? वर्षण। एक जोड़ी वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? वर्षण कोश में। एक जोड़ी, जोड़ी मतलब दो, दो किस में पाए जाते हैं? वर्षण कोश में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्षण। किस में? वर्षण कोश में पाए जाते हैं, जो कहाँ होता है? मनुष्य के श्रोणि क्षेत्र में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ठीक है, ये 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ये 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। तथा 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। ठीक है, वर्षण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 सेल्सियस कम होता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। किसका तापमान? वर्षण कोश का तापमान मानव शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या? वर्षण कोश का तापमान, वर्षण कोश का तापमान मानव शरीर के तापमान से कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सर ये कम क्यों होता है? तो साइंस में एक एक चीज मान लीजिए होता है तो क्यों होता है, तो यही क्या है? यही साइंस है। तापमान कम होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। क्या? शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। व्हाट इज? शुक्र जनन के लिए, शुक्र जनन के लिए आवश्यक, ये शुक्र जनन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। शुक्र जनन द्वारा वर्षण में नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। सर ये शुक्र जनन क्या होता है? इस शुक्र जनन से क्या होता है? नर में, शुक्र जनन के द्वारा नर के वर्षण में, शुक्र जनन के द्वारा नर के वर्षण में, नर युग्मक हम छोटी कक्षाओं में समझ चुके हैं। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। यू आर राइट, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है।
शुक्र जनन से मनुष्य यानी कि नर के वर्षण में नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। अब प्रत्येक वर्षण में वर्षण कितने? दो। दो मतलब एक जोड़ी वर्षण पाई जाती है, तो एक जोड़ी में दो, तो प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कोष्ठ पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्षण में कितने? 250 कोष्ठ पाए जाते हैं। कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ? 250 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब इन कोष्ठों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वर्षण पालिका कहते हैं। इन कोष्ठों को क्या कहते हैं? वर्षण पालिका कहते हैं। इन्हीं कोष्ठों को क्या कहते हैं? वर्षण पालिका कहते हैं। वर्षण पालिका कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वर्षण पालिका कहते हैं। अब प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 250 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसे वर्षण पालिका कहते हैं। अब प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित संवृत नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? रेता नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित संवहित रेता नलिकाएं रेता नलिकाएं हम इसको ऊपर से हटा लेते हैं। रेता नलिकाएं 250 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं वर्षण पालिका। प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित समेत रेता नलिकाएं, जिसे हम बोल सकते हैं सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्रजनक नलिकाएं कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं सेमिनिरस ट्यूबुल्स या शुक्रजनक नलिकाएं। इसे हम कह सकते हैं सेमिनिरस ट्यूबुल्स या कह सकते हैं शुक्रजनन नलिकाएं हम इसको कह सकते हैं। या प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडली समेत रेता नलिकाएं सेमिनिरस ट्यूबुल्स शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, ये पाई जाती है। ठीक है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग, ये क्या 250 कोष्ठ पाए जाते हैं, वर्षण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 क्या पाई जाती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। अब इस शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग, पूरा नहीं, एक शुक्रजनक नलिका का जो भीतरी भाग होता है, एक शुक्रजनक नलिका का जो भीतरी भाग होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से ढका होता है। हम इसको ऐड करते हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से ढका होता है। 2 प्रकार की कोशिकाओं से ढका होता है। 2 प्रकार की कोशिकाओं से क्या होता है? ढका होता है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, या इसको हम बोल सकते हैं नर जर्म कोशिका या सल्टोली कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? नर जर्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। हमारी पहली कौन सी हो जाएगी? स्पर्मेटोगोनिया।
या इसको हम बोल सकते हैं नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका। हमारी जो सेकंड वाली जो कोशिका होती है वो होती है सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ठीक है, ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें? शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से ढका होता है, जिसमें जो पहली जो कोशिका होती है वो होती है स्पर्मेटोगोनिया या नरजर्म कोशिका। सेकंड वाली जो कोशिका होती है वो होती है सर्टोली कोशिका। अब इस स्पर्मेटोगोनिया यानी कि नरजर्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि नर जर्म कोशिका। इसमें क्या होगा? इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। इस नरजर्म कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसी अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा। इसी अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को हमने बात की भीतरी कोशिका की, अब बात करने वाले हैं बाहरी कोशिका को अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। अंतराली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इसमें अंतराली कोशिकाएं, इसे अंतराली कोशिकाएं या हम कह सकते हैं लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करती है? एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करती हैं, जो क्या है? नर का क्या है? हार्मोन है, नर का जनन हार्मोन है। क्या? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं एंड्रोजन। ये किससे बनता है? ये किससे बनता है या किससे स्त्रावन होता है? ये होता है लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। इसी कोशिका से टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है? स्त्रावन होता है। हम इसको हटा लेते हैं। अब बात करते हैं किसकी? लीडिंग की। इस लीडिंग कोशिका से, लीडिंग कोशिका, इस लीडिंग कोशिका से कौन से हार्मोन का स्त्रावन होगा? वो होगा एंड्रोजन। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं, एंड्रोजन। एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण, हार्मोन का स्त्रावन करता है। कौन? लीडिंग कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका बोलते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन शुक्र जनन को प्रेरित करता है। अब टेस्टोस्टेरोन है, अब ये किसको प्रेरित करता है? शुक्र जनन को प्रेरित करता है। शुक्र जनन से नरयुग्मक शुक्राणु का निर्माण होगा। अब ये टेस्टोस्टेरोन किसको प्रेरित करता है? शुक्र जनन को प्रेरित करता है। शुक्र जनन को प्रेरित करता है, ये शुक्र जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं सर्टोली कोशिका का कार्य। हमारी जो दूसरी कोशिका थी वो क्या थी? सर्टोली कोशिका का कार्य। ठीक है, हम सर्टोली कोशिका की बात करते हैं इसमें। ठीक है, हम इसको हटा लेते हैं, की पॉइंट के साथ में आप ऐड करते रहिए। ठीक है,
अब बात करने वाले हैं सर्टोली कोशिका की। सर्टोली कोशिका का कार्य। सर्टोली कोशिका का कार्य। सर्टोली कोशिका का कार्य की बात करने वाले हैं कि सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है। सर्टोली कोशिका का कार्य होता है कि यह शुक्राणुओं को पोषण व आलंबन प्रदान करती है। यह शुक्राणुओं को पोषण व आलंबन प्रदान करती है। शुक्राणुओं को पोषण व प्रदान क्या करती है? आलंबन। इससे इन्हिबिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। इससे इन्हिबिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। इससे इन्हिबिन हार्मोन का स्त्रावन होता है जो FSH के स्त्रावन को रोकता है। ये किसको रोकता है? FSH हार्मोन के स्त्रावन को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ठीक है। इन्हिबिन हार्मोन का स्त्रावन होता है जो क्या काम करता है? FSH हार्मोन के स्त्रावन को रोकता है। कैसे रोकता है? क्यों रोकता है? इन सभी बातों की जानकारी हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल समझते जाएंगे। अब सर्टोली कोशिका के द्वारा ABP का स्त्रावन भी होता है। किसका? ABP का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रावन भी होता है। रेता नलिकाओं को वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। रेता नलिकाएं या शुक्रजनन नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को क्या कहते हैं? वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या? मोस्ट। रेता नलिकाओं को वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। रेता नलिकाओं को या सेमनीफेरस ट्यूबुल्स या शुक्रजनक नलिकाओं को वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब स्टार में लगा के लिखिए आप। क्या? शुक्रजनन में 72 घंटे का समय लगता है। शुक्रजनन में 72 घंटे का समय लगता है। शुक्रजनन में कितने? 72 यानी कि 72 घंटों का समय लगता है। ठीक है। शुक्रजनन में 72 घंटों का समय लगता है। ये किसका कार्य हो गया सर? ये हो गया सर्टोली कोशिका का कार्य। आज के इस सेशन में हम जाने हैं कि मानव जन्म की जो सामान्य ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो सामान्य डेफिनेशन वो क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन जाने हैं। नर जनन अंग में निम्न बिंदुओं निम्न भागों के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें 3 भाग थे। प्राथमिक जनन अंग, दूसरा था हमारा सहायक जनन अंग, तीसरा था हमारा सहायक जनन ग्रंथियां। जिसमें हमारा जो पहला बिंदु या पहला भाग था प्राथमिक जनन अंग, उसमें था वृषण। तो वृषण के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जाने हैं।
और आगे के हम सेशन में जानेंगे सहायक जनन अंग। तो दोस्तों आज के इस सेशन में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बन रहे हैं। जय हिंद जय भारत।